हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट सेकंड जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है और आपके लिए नई भी यूनिट होगी, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इसके पहले की यूनिट जो हमारे पास थी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, उसको हमने अपने बैच में पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। ठीक है, विद प्रॉपर नोट्स हमने कर लिया है। चलो, तो हम आज अपनी सेकेंड यूनिट जो कि है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप देख पा रहे हो, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये, क्योंकि ये आपके लिए टोटली एक नई यूनिट है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्या चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है भाई? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें क्या चीजें स्टडी की जाती हैं? तो अगर हम बात करें तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली देखो, अगर मान लो कोई आपको कंपाउंड एक दे दिया, ऐसे समझो कि अगर आपको कोई भी एक कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ मुझे ये कौन सा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, नया कंपाउंड है, पुराना मतलब नोन कंपाउंड है, तो आप उस कंपाउंड के बारे में टोटली कैसे बता पाओगे? तो कुछ लोग का दिमाग कहाँ पे चल रहा होगा कि मैम जो हम लैब में टेस्ट करते हैं ना, जो लैब में टेस्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखा, एटम ये वगैरह वगैरह चेक किया, ऐसे करेंगे। लेकिन अगर किसी कंपाउंड को टेस्ट करना है, किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को आइडेंटिफाई करना है, तो वहां पे जो चीज हम यूज कर सकते हैं, दैट इज आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, नोट्स आपके लिए, क्योंकि जो है आपके एग्जाम्स अगर डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो प्रॉपर आपको नोट्स चाहिए होगा, वो मैं आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप कुछ नहीं लिखोगे, अपने हाथ रोक के थोड़ा सा समझो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली क्या हो जाएगा, जब किसी मैटर को हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें। किसी मैटर को आइडेंटिफाई करना होता है तो जो टेक्निक, जो मेथड यूज किया जाता है, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको पता है, आप किसी कंपाउंड का लैब में टेस्ट करते हो तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट कर लिया है ना, उसमें अपने एटम्स को टेस्ट कर लिया, अनसेचुरेशन का टेस्ट कर लिया, ऐसे कर करके डिफरेंट स्टेजेस पे आप एक कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाओगे। सिमिलरली स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज होते हैं जो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या जान रहे हैं, हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता पा रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी अगर मैटर है, हमारे पास कोई भी मैटर है, तो इस मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन, इस मैटर के बारे में हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ये मैटर कैसा है, जिसको हम क्या कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस मैटर को। ठीक है, पहली तो चीज ये। अब दूसरी चीज जो निकल के आती है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैम, क्या करते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में? इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हम करते क्या है? तो इस टेक्निक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक चैप्टर है हमने हमारे पास, जिसमें हम जानते हैं अभी फिलहाल के लिए कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मिक हो गया, आपके पास गामा हो गया, आईआर हो गया, यूवी हो गया, आपके पास एक्सरे हो गया, तो एक्सरे हो गया, ये सब रेडियो वेव्स हो गए। तो जो हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, वेव्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वेव्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसी डिफरेंट वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं, रेडिएशंस कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है। कैसे? तो हम जब मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो वहां पे करते क्या है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? तो ईएमआर वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम अपने इस मैटर, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये अपने इस मैटर के साथ किस टाइप का इंटरेक्शन कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये अपने मैटर के साथ किस टाइप का रेडिएशन कर रहा है, उसकी बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। कैसे? तो जो स्टडी कैसे होती है, स्टडी क्या की जाती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस टाइप का रेडिएशन कर रहा है अपने इस
मैटर के साथ, अपने मैटर के साथ, ठीक है। होगा क्या, जैसे मान लो कि हमारे पास ये अपना मैटर रहा, ये अपना मैटर रहा, क्या हो रहा है इसको, ये अपना मैटर रहा, ठीक है। इस मैटर पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, एक सेकंड रुकना, ये अपने पास क्या रहा, मैटर रहा, और इस मैटर पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला। क्या किया, वेव के फॉर्म में दिखाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, और इस डालने के लिए हमें कोई सोर्स प्रेजेंट होगा, तो सिंपली हमने अपने सोर्स से क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला। अब इसके पास क्या ऑप्शंस है, इस मैटर के पास क्या ऑप्शंस है, या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वापस से क्या हो जाए, वापस से आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गई, इससे टकराई और वापस से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके वापस से आ गई, है ना। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि ये इससे क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। तीसरी ये पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रही है, ये मैटर क्या किया, ये मैटर इसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि जो भी लाइट गई, रेडिएशन गया, वो वहीं तक रुक गया, उसके आगे हमें कुछ ना ही वापस आना दिखा, ना ही ट्रांसमिट होना दिखा, तो वो सिंपली क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। और पॉसिबिलिटी होती है कि ये क्या हो जाए, ये जो वेव्स हैं ये आपकी स्कैटर हो जाए, ये क्या हो जाए, स्कैटर हो जाए। तो इस ये मतलब हम यही आइडेंटिफाई इसी बेसिस पे करते हैं कि वो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारे मैटर के साथ किस तरीके का काम कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है अपने मैटर के साथ, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, वेव को एब्जॉर्ब कर जा रहा है, या फिर स्कैटर कर रहा है, या फिर ट्रांसमिट कर रहा है। यही चार पॉसिबिलिटी होती है, कोई मैटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ कैसा इसका कैसा अरेंजमेंट करेगा, कैसा इंटरेक्शन करेगा। तो आई होप आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर हो रही होगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जस्ट एक मेथड होती है अपने कंपाउंड के बारे में, अपने मैटर के बारे में। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा कब काम आती है, जब आप वेल अवेयर ज्यादा कब हो गए, जब आप रिसर्च फील्ड में जाओगे, है ना। वहां पे कोई भी कंपाउंड की आपने सिंथेसिस की, तो वो कंपाउंड आपका बना है कि नहीं बना है, ये कैसे हम जानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जैसे एनएमआर है, एक्सरे है, ठीक है, आईआर है, यूवी है, तो इन सब लेवल्स का टेस्ट, इन सब लेवल पे ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी करके टेस्ट करते हैं कि जो हम कंपाउंड बना रहे थे, जो हम मेटल बना रहे थे, क्या वही बना है एग्जैक्ट में या फिर कुछ और बना है। तो ये सब टेक्निक्स बेसिकली हमें क्या बताती हैं, उस मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, उस मैटर को बेसिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। दूसरी चीज ये कि कैसे ये हेल्प करती हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, कैसे जानते हैं हम, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो रेडिएशंस किस टाइप के, वो रेडिएशंस किस टाइप के इंटरेक्शंस कर रहे हैं, क्या चीज, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उस मैटर के साथ किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, उसी के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि क्या मैटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जिस भी टाइप की होगी, हम यहाँ से फर्दर दे पाते हैं। तो ये आपका ईएमआर जो भी इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करके जो चीजें दे रहा है, ट्रांसमिट, स्कैटर, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट, इसके बेसिस पे, इंटरेक्शन के बेसिस पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, on the basis of interaction, on the basis of interaction, हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो तीन टाइप्स की होती है, इंटरेक्शन, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तीन टाइप में क्लासिफाई है। एक होती है आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी हमारे पास होती है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी क्या होती है हमारे पास, एमिशन। एक होती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, दूसरी होती है एमिशन, एंड तीसरी एंड लास्ट होती है स्कैटरिंग। इसी इसी तीनों में आपके जो इसी तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका 1H-NMR हो गया, आपकी एक्सरे हो गई, आपकी यूवी विजिबल हो गई, आपकी ईएसआर हो गई, आपका मोजोबियर हो गई, जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रामन, जो भी आप पढ़ोगे वो सब इन्हीं तीनों क्या होगी, क्लास बनने वाली है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम ऑन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन की, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अपने जो मैटर है उसके साथ किस टाइप का इंटरेक्शन कर रहा है, उसकी बेसिस पे हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड थर्ड वन स्कैटरिंग,
ठीक है। अब चलो, अब नेक्स्ट हमें जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन थोड़ा सा हम इसको देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या होती है? ठीक, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ, किसके बारे में डील करती है, क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है? तो डील्स विथ स्टडी ऑफ हाउ मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। यही हमने देखा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ किस टाइप का इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना। एंड हाउ दिस इंटरेक्शन लीड्स टू द ट्रांजिशन बिटवीन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इस इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी लेवल्स में किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब देखो यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, डिफरेंट टाइप की एनर्जी होगी, एनर्जी स्टेट्स होंगे, और वो किस वजह से अराइज हो रहे होंगे, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से। हर एक मॉलिक्यूल की अपनी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगी, और उस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे आपका क्या होगा, एनर्जी स्टेट्स आपकी क्या आ रही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट आ रही होंगी, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उनके बीच में वाइब्रेशनल मोशन, उनके न्यूक्लियाई का जो वाइब्रेशनल मोशन कैसा है उसके बेसिस पे, रोटेशनल मोशन कैसा है सराउंडेड सेंटर ऑफ मास, उसके वजह से आपकी डिफरेंट ट्रांजिशंस वहां पे आ रही होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज यहाँ पे देख लो, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है। जब सूटेबल एनर्जी की ईएमआर आपकी एब्जॉर्ब होगी, उस केस में आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो ट्रांजिशन दिखाएगा इस एनर्जी लेवल्स में, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम आएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है यहाँ पे, कि देखो हमारे हर एक मॉलिक्यूल के पहले तो आप ये जाने कि ईएमआर रेडिएशन जिस टाइप का इंटरेक्शन देगा उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की जा रही है। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे है कि सबके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से, सेंटर ऑफ मास की वजह से, रोटेशन की वजह से आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगे। और उस केस में जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी तो वो जब सूटेबल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी या फिर एमिट करेंगी, उसके वजह से क्या होगा, आपके उन एनर्जी लेवल्स जो हैं उनके बीच में एमिशन होगा, उनके बीच में ट्रांजिशन होगा, और उसी ट्रांजिशन की बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, हम स्टडी करते हैं कि अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या चीजें वहां पे हो रही हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े तो यहाँ पे वो क्या देगा, वो एक टाइप का स्पेक्ट्रम देगा, वो एक टाइप का स्पेक्ट्रम देगा। अभी आप नहीं समझोगे क्या होता है स्पेक्ट्रम, तो चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा ईएमआर बताती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, ठीक। फिर आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। इतना आई होप कि आप लिख लिए होगे। यहाँ पे वीडियो पॉज करना, नोट कर लेना बैठ के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, हम बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यहाँ पे एक और वर्ड चूंकि आ गया आपके पास, स्पेक्ट्रम, है ना। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रम ये सारी चीजें क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो वो क्या है यहाँ पे, कि ये कहाँ से आती है, इसके सोर्स की बात करें तो ये किसी भी टाइप की एनर्जी, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ, है ना, तो यहाँ से साउंड आ रहा है, तो साउंड की वजह से एक स्पेक्ट्रम क्रिएट, एक रेडिएशन क्रिएट हो रहा होगा। लाइट है तो लाइट से भी क्या हो रहा होगा, आपके स्पेक्ट्रम रेडिएशन आ रहे होंगे। तो बात करें इसके सोर्स की, तो या तो हीट एनर्जी से, या तो हीट से, या तो लाइट से, या तो हीट से, या तो लाइट से, या फिर हीट लाइट एंड साउंड, ठीक है। कहीं से भी आपकी ये रेडिएशन क्या हो सकती है, ओरिजिनेट कर सकती है कहीं से भी। जैसे एरोप्लेन जाती है तो बहुत तेज आवाज में जाती है, और वो तेज आवाज आपकी कानों तक आती है, यानी वहां से एक रेडिएशन आ रही है, वहां से क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझे तो ये एक तरीके से क्या है भाई, ये आपकी वेव है, ये आपकी क्या है, प्रोपेगेट करती हुई क्या है, मूविंग वेव है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जस्ट वेव है, ठीक है। अब ये वेव रेडिएशन, नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखेंगे, चलो देखते हैं। तो पहली चीज कि इसका सोर्स हीट लाइट एंड साउंड हो जाएगा, इसका सोर्स हीट लाइट एंड साउंड हो जाएगा।
अब ये किससे बने होते हैं, ये जो हीट लाइट एंड साउंड से क्या निकल के आ रही है जिसको हम रेडिएशंस कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। आपके क्या होते हैं, आपके फोटॉन्स होते हैं। जैसे अभी हमने पिछले क्लास में, पिछले यूनिट में डी ब्रोगली एंड ऑल पढ़ा, तो वहां पे हमने देखा फोटॉन्स को देखा था ई, और इस फोटॉन्स के पास एनर्जी कितनी थी, एच न्यू थी, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है ना, क्वांटम। तो यहाँ पे फोटॉन्स ई इज इक्वल टू कितना था, एच न्यू था। तो ये इनमें होता क्या है रेडिएशन में, यही एच न्यू होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और प्लैंक्स कांस्टेंट एच न्यू होता है इनकी एनर्जी। तो ये किस फॉर्म में होते हैं, आपके फोटॉन्स के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें बात करें इसके नेचर की, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये वेव नेचर होगा, तो देखो ये वेव वेव पार्टिकल नेचर दोनों को ही शो करता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों को ही शो करता है, यानी हम कह सकते हैं डुअल नेचर है इसका। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जैसे डी ब्रॉगली साहब ने, हमने पिछले क्लास में, पिछले यूनिट में चर्चा की है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो वहां पे हमने देखा कि जो आपके जो वेव यहाँ पे डी ब्रॉगली में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर को शो करेगा, जिसमें आपका वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों ही आएगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपके ये दोनों नेचर को, डुअल नेचर को शो करेंगे, जिसमें आपका वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक। तो ये हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में होते क्या है, तो देखो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, अभी मैं समझा रही हूँ कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड लास्ट पॉइंट कि ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऑसिलेट करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहने का मतलब है मैम, क्या कह रही हैं, पल्ले नहीं पड़ रहा है, चलो देखते हैं। मैंने बोला यहाँ तक तो चीजें क्लियर होंगी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में। नेक्स्ट मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही ये शो करेंगे, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट कैसे करेंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। समझते हैं इसको। जैसे लेट्स सपोज ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कैसे कर रही है ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, और ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको रिप्रेजेंट ई पे बार, ई के बार भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे ऑसिलेट करती हैं, यानी कि अगर ऐसे समझो कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, वेव ट्रेवल करेगी। तो इस पे दिखाएंगे अगर हम, तो ये यूं 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 ऐसे हम दिखा सकते हैं, है ना। हालांकि मेरा 3 हो गया, नहीं था कोई ना, तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल 3 थे। ऐसे कुछ आई होप कि आप समझ रहे होगे एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहती हूँ। ऐसे समझो कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 वेव ट्रांसफर हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 जा रही होगी, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जा रही है भाई। तो इनका जो मूवमेंट होगा इन दोनों के बीच में
बनने वाला एंगल होगा, ये दोनों जो एंगल बना रही होंगी वो 90 डिग्री पे, ये हमारी क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी वाइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे ऑसिलेट करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखो नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एक आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ही फील्ड आपकी क्या कर रही होती हैं, मूव ऑन कर रही हो, मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही होती हैं, ऑसिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते क्या हैं, एक तरह के कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, तो हीट लाइट एंड साउंड से ओरिजिनेट करेंगे, वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, साथ में ये फोटॉन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें होती है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझने के बाद से हमें क्या समझना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और सिंपली स्पेक्ट्रम क्या होती है ना, स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या है, जो हम अभी तब से मैं बोल रही हूँ, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, यूवी रेज, फिर विजिबल रेज, तो ये सब क्या है भाई आपके, ये सब आपके स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यही होते हैं कि कितने टाइप के रेडिएशन हो रहे हैं, कितने में वो स्प्लिट हो रहे हैं, वो पूरा क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है कॉस्मिक रेज, कौन, कॉस्मिक रेज, फिर आ जाती है आपकी गामा रेज, फिर आपकी आएगी गामा रेज। अच्छा, ये चीज याद रखना, किसी से भी स्टार्ट, तो उधर वाले डायरेक्शन किसी से भी स्टार्ट करो, तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, फिर आपकी एक्स रेज, फिर आपकी यूवी रेज, यूवी रेज, फिर आपकी आती है विजिबल रेज, विजिबल रेज, फिर आपकी आती है आई आर यानी कि इंफ्रारेड, पूरा ही लिख लेते हैं फिर एडजस्ट नहीं होगा, आई आर माने कि इंफ्रारेड रेज। आई आर कौन से हैं आपके, इंफ्रारेड रेज, बहुत बारी पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट होता है आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और लास्ट होता है आपके पास रेडियो वेव्स, रेडियो वेव। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या है। ये पूरा क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब सीधा सा ये है कि आपके वेव्स कितने टाइप्स के वेव्स हैं, कौन कौन सी वेव्स इन्वॉल्व है। तो आपकी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव। देखो यहाँ पे CGX, तो ये याद रखो CGX, कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, फिर यूवी और IMR, IMR, ऐसे याद रखने का तरीका बार बार बताया जाता है। CGX, यूवी और IMR। C होता है कॉस्मिक, G होता है गामा, X होता है एक्सरे, U होता है यूवी विजिबल, U से मतलब यूवी विजिबल, ठीक है, यूवी विजिबल, IR और माइक्रोवेव और आपके रेडियो वेव्स लास्ट में आते हैं। अब ये क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं, क्या होता है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, तो इस केस में अगर हम बात करें एनर्जी की, लेफ्ट टू राइट में अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होती है, घटते जाती है। आपकी एनर्जी क्या हो रही होती है, यहाँ पे एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे आप कॉस्मिक से रेडियो वेव्स पे जाएंगे आपकी एनर्जी घटेगी। अच्छा, ये बताओ एनर्जी घटेगी तो वेव लेंथ पे क्या असर होगा, तो E इज इक्वल टू, हम जानते हैं एच सी बाई लैम्डा, क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे क्या होगा, E क्या है, E आपकी एनर्जी है, और E आपकी एनर्जी है ये एच सी बाई लैम्डा। अगर एनर्जी घट रही है, कम हो रही है, तो लैम्डा E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना 1 अपॉन लैम्डा। तो अगर ये घटेगी तो इसकी वैल्यू में क्या होगा, ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ये एनर्जी घट रही है तो ये बढ़ेगा, ये लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। अच्छा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होती है भाई, वेवलेंथ क्या होती है, ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर वेवलेंथ। ये क्या होता है आपका, दोनों क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे लैम्डा आपका घटेगा, और लैम्डा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी।
ठीक, तो एनर्जी लैम्डा के बारे में यहाँ से आप क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी एनर्जी तो भाई डिक्रीज हो रही है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे जो लैम्डा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। वो आपका लैम्डा क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी तो घट रही है लेकिन आपकी लैम्डा इंक्रीज हो रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, और जो कॉस्मिक रेज होते हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है कॉस्मिक एंड गामा रेज की। ठीक, कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स लोअर एनर्जी में लाई करते हैं। लेकिन अगर हम यही बोले लैम्डा यानी वेवलेंथ के बारे में बोले, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी रेडियो वेव की। उल्टा रेडियो वेव की इंपॉर्टेंट है भाई। रेडियो वेव स्पेक्ट्रम पे आपसे शॉर्ट पूछ सकता है, और एमसीक्यू बेसिस है तो वहां पे इस पे न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछ सकता है, एमसीक्यू बेसिस पे पूछ सकता है किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो रेडियो वेव की जो लैम्डा वैल्यू आती है वो सबसे ज्यादा आती है, और कॉस्मिक रेस की लैम्डा वैल्यू सबसे कम आती है। तो ये चीज याद रखेंगे हम कि एनर्जी और लैम्डा वैल्यू में कैसा रिलेशन है, एक टाइप का इनवर्स रिलेशन है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखो ये जो डिफरेंट टाइप्स के वेव्स हैं, यानी कि सबके एनर्जी जो है भाई डिफरेंट है, यानी कि इनका काम जो होगा वो डिफरेंट होगा, इनका काम जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर हम बात करें कॉस्मिक रेज की, कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज की, तो यहाँ पे एनर्जी कैसी है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इनकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। तो इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये न्यूक्लियस को छेड़ते हुए ये निकल जाएंगे, यानी कि ये न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये जो वेव्स हैं ये आपके न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके जा सकते हैं। ये जो है ये वेव्स ये आपकी न्यूक्लियस को पेनिट्रेट्स द न्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके बाहर जा सकते हैं भाई। लेकिन अभी तक इन दोनों रेस के बेसिस पे कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी सच दी नहीं गई है जिसमें हमें ये बताया गया हो कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में हम ये वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन है, एक्स रेज। अब देखो कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज से एनर्जी कम है आपकी एक्स रेज की। तो ये क्या करता है, देखो कुछ होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, कुछ होते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। सबसे कम एनर्जी है रेडियो वेव्स की, सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो वेव्स की। तो रेडियो वेव्स क्या करा पाता है, कुछ नहीं करा पाता है, बस न्यूक्लियस में स्पिन करा पाता है। क्या करा पाता है, न्यूक्लियस में स्पिन करा पाता है। जैसे कि मान लो न्यूक्लियस मान लो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था न्यूक्लियस, तो उसको क्या कराएगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा, बस इतना काम कर पाता है। ठीक है, तो ये क्या कराता है, कॉज स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। एमसीक्यू वाले लोग भाई ध्यान देंगे, कॉज स्पिन ऑफ न्यूक्लियस क्या करा पाता है, न्यूक्लियस में स्पिन करा पाता है। और इसी बेसिस पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक दी गई है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी दी गई है वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या दी गई है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा देखे होंगे कि एमआरआई होता है ना, कौन सा मेथड देखे हैं हम लोग, एमआरआई सुने हो, सब लोग सुने होंगे, मैग्नेटिक एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो उसमें क्या होता है कि एमआरआई में जनरली आपका कौन क्या चीज इन्वॉल्व होता है, आपकी रेडियो वेव्स इन्वॉल्व होती हैं, एनएमआर पे ही बेस्ड होता है। देखो पहले तो उसको बोला गया जनरली न्यूक्लियर एनएमआर ही बोला गया, लेकिन एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। तो लोग मतलब एमआरआई समझ रहे हो, जान रहे हो ना क्या होता है, बोन्स के आर पार देखते हैं वहां पे, जो बेसिकली जो आपके घर में ओल्ड पेरेंट्स होंगे, जो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे बेसिकली, उनको आप देखे होंगे ये सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हुए एमआरआई कराते हुए। तो बेसिकली यहाँ पे वहां पे क्या होता था, उसका नाम एनएमआर ही था। एनएमआर वहां पे नाम से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर सुन के लोगों को डर लग जाता था कि न्यूक्लियर बेसिस पे क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। वैसे ही वो मशीन इतनी डरावनी सी बड़ी सी है ना, एक रूम में बंद कर दिया जाता है। बंद इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक है, वहां पे बहुत हाई हाई लेवल्स के मतलब कई करोड़ों की मशीन आती, दो दो तीन 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 सौ करोड़ की मशीनें वहां पे एनएमआर
तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक वैल्यू होती है वो हाई होने की वजह से डोर्स वगैरह क्लोज करके जो ये जो टेस्ट है इसको परफॉर्म किया जाता है, तो वहाँ पे रेडियो वेव्स यूज होती है। मेरा बस इतना कहने का मतलब था। तो एमआरआई में बेसिकली यही एनएमआर ही यूज होता है, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया जस्ट बिकॉज लोगों के डर की वजह से कि न्यूक्लियर से सबके मन में एक नेगेटिव एस्पेक्ट बैठा हुआ है सबके दिमाग में, है ना, तो उसको एमआरआई कर दिया गया है, वो एमआरआई होती है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या करा पाता है, न्यूक्लियस में रेडियो वेव्स बस न्यूक्लियस को स्पिन करा पाएगा, उल्टा चेंज कर पाएगा, ठीक। अब माइक्रोवेव पे, अब माइक्रोवेव कर क्या कराएगा, तो आपके जो मॉलिक्यूल को रोटेट करा पाएगा। इनमें क्या कैपेसिटी थी, बस न्यूक्लियस को स्पिन करा पाना। इनमें क्या कैपेसिटी है, मॉलिक्यूल को कॉस रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या कर सकता है, कॉस रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या करा पाता है, मॉलिक्यूल में रोटेशन करा पाता है। और इस बेसिस पे हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आपके सिलेबस में है, आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है। नेक्स्ट आओ आईआर, इससे कमजोर, यहाँ पे देखो तो ये आपकी क्या थी, इसकी एनर्जी, इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, तो ये मॉलिक्यूल को रोटेट कराया, इसके पास और कम एनर्जी थी, तो ये बस एक न्यूक्लियस को स्पिन करा पा रहा है। अब देखो आईआर क्या करता है, तो ये वाइब्रेशंस कॉज करा पाता है आपके मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, ये क्या कराता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कॉज करता है। और इस बेसिस पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है वो है आपकी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आपको पढ़नी है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप मेंशन कर लेना, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी, ठीक। अब यूवी विजिबल, ये एक साथ ही पढ़ी जाती है। तो यूवी विजिबल क्या करा पाता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, है ना, एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन शो करा पाना, ये किसका काम है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन शो करता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूवी विजिबल कर पाते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज कराते हैं। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरेज। अब एक्सरे भी सुना होगा, है ना, फ्रैक्चर हुआ तो जाओ एक्सरे, डॉक्टर क्या बोलता है, गिर गया हो, ठीक है, टूटा है नहीं टूटा है हमें कैसे पता चलेगा, जैसे आप एक्सरे करा के लाओ, हम रिपोर्ट देखेंगे तभी आगे कुछ बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो पूरी केमिस्ट्री हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सरेज है। तो एक्सरेज क्या करता है, इसकी एनर्जी चूंकि हाई है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स को भी इनर इलेक्ट्रॉन्स के भी मूवमेंट शो कर सकता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर गया और एक्सरे में आपके इनर ट्रांजिशन कॉज करा सकते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स के, ये तो सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या करा पाएगा, और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स के भी ट्रांजिशन करा पाते हैं। और एक्सरे जो आपकी एक्सरे वेव्स हैं, इसको लेके जो आपकी स्टडी की गई है, जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी दी गई है, वो है आपकी सिंपली एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये चीजें आप याद रखोगे कि आपको तो इसी बेसिस पे ना हम जान पाएंगे एग्जैक्टली कि हमारा जो मैटर है वो क्या है ना। आपकी रेडियो वेव्स क्या कर रहा है, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, सबसे कमजोर है आपका रेडियो वेव्स कैसा है, सबसे कमजोर वेव है। तो रेडियो वेव्स क्या करेगा, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस करा पाएगा। और ये चीज हम कहाँ देखते हैं रेडियो वेव का यूज होते हुए, एनएमआर में, जो कि एज अ सिंपल एग्जांपल है एमआरआई का। माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होते हैं, क्या करते हैं, तो ये आपके रोटेशन करा पाते हैं, किसमें, मॉलिक्यूल में रोटेशन करा पाते हैं। एंड रोटेशन की वजह से इनको हम किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इनको क्या, इस पर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोली गई है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की जाती है आईआर रेज में। यानी कि ये मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस करा पाते हैं, ये क्या कराते हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस करा पाते हैं, इस वजह से इनको कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोली गई है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोली गई है। यूवी विजिबल आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा पाते हैं, दे आर नोन एज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरेज आपके
इनर इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशन करा पाते हैं, दे आर नोन एज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड हमारे पास कॉस्मिक एंड गामा रेज जो है वो आपके न्यूक्लियस को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतने हायर एनर्जी की कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई रेडिएशन की कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी बोली ही नहीं गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि ये हमारा क्या रहने वाला है, डेमो लेक्चर रहने वाला है। आप देखे होंगे यूनिट फर्स्ट का भी आपको डेमो लेक्चर मिला होगा। उसके बाद से जो भी हमने जो लेक्चर्स किए वो हम अपने बैच में किए, है ना। सिमिलरली ये आपका डेमो लेक्चर होने वाला है, और इसके बाद आप देखोगे ये जो भी लेक्चर्स मिलेंगे वो आपको हमारे बैच में मिलेंगे। तो कौन सा बैच है, बीएससी फोर्थ सेम का, फोर्थ सेम का हमारे पास सारथी बैच है। ठीक है, बीएससी फोर्थ सेम के लिए आपका सारथी बैच है। ये बैच आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे और वहां से ये बैच आपको कोर्स सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, बीएससी फोर्थ सेम का सारथी बैच। ठीक है, इस बैच में क्या क्या चीजें दी जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स। ठीक है, सारे पांचों सब्जेक्ट्स रहते हैं। आप बीएससी मैथ्स से हो और या फिर बीएससी बायो से हो, केमिस्ट्री तो कॉमन है, तो दोनों ही फिजिक्स, आपके पीसीएम वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ले सकते हैं यहाँ से, और जियोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री आपके बायो वाले ले सकते हैं, बीएससी बायो वाले, तो आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इस बैच में क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, तो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दी जाती हैं, साथ में थ्योरी क्वेश्चंस अगर आपको उस बेसिस पे एग्जाम देना है तो। ठीक है, आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, और चीज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको मेंटोरशिप में प्रोवाइड की जाती है। बात करें इस बैच के प्राइस की, तो ये बैच का प्राइस 699, अभी फिलहाल के लिए ये 699 का है, सिर्फ और सिर्फ 699 ओनली, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एनरोल कर सकते हो खुद को। इस 699 में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, ये सारे, सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। और कब तक के लिए वैलिड रहेगा, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, जब तक आपके एग्जाम्स पूरे नहीं हो जाते तब तक के लिए वैलिड रहेगा। तो दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन, यू कैन गेट एंड गो एंड गेट एनरोल्ड इन इट। ठीक है, ताकि आप फर्दर हमसे जुड़ पाओ। ठीक, चलो, तो हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख रहे थे। अच्छा, बात कर ले इसके रेंज की, है ना, कि जो है कितने मीटर इसकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की बेसिकली बात कर ले तो का चीज वेवलेंथ की अगर बात कर लें तो ये वेवलेंथ हम किस में देखेंगे, मीटर में। ठीक है, आप आपके एग्जाम में जो भी यूनिट आएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग पूछ दिया, ठीक है, तो आप उसको उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लोगे भाई। तो ये होती है आपकी कॉस्मिक रेंज की बात करो तो 10⁻⁻12 मीटर। कॉस्मिक वेव्स कितनी हो जाती है, 10⁻12 मीटर, मतलब इससे आपकी क्या होंगी, कम। और फिर ये अराउंड ये आपकी 10⁻12 मीटर होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक, ये अप्रॉक्स 10⁻12 मीटर होती है। फिर ये आपकी एक्सरेस 10⁻−10, एक्सरेस का क्या हो जाएगा, देखो 12 ऐसे याद रखोगे, फिर दो कम किया, ये क्या हो गई हमारी एक्सरेस हो गई, जो कि हमारी 10⁻−10 मीटर आई। और फिर यूवी की बात करें, दो और कम किया तो 10⁻−8 हो गया, यूवी में दो और कम किया यानी कि 10⁻−8। और विजिबल की बात करते हैं तो ये आ जाता है, दो और कम करना है, लेकिन 0.5 इंटू 10⁻6, क्या 0.5 इंटू 10⁻6, ये किसका हो जाता है, यूवी का -8 है। ठीक है, और विजिबल रेंज का 0.5 इंटू 10⁻6। ठीक, आई आर का होता है, आपके आई आर का हो जाता है 10⁻5, आई आर रेंज का क्या हो जाता है 10⁻5। माइक्रोवेव का हो जाता है 10⁻2, और 10 रेडियो वेव्स की बात करें तो ये 10 आपका 3 हो जाता है प्लस में। ठीक है, +3 हो जाता है। तो इसका वेवलेंथ आप देख रहे होगे, वेवलेंथ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है और एनर्जी आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ये था पूरा आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आई होप यहाँ से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं अपने नोट्स वाले पोर्शन पे जो कि हम देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपके जो वेव्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगे तो वो तो या तो एब्जॉर्ब होंगे या तो रेडिएट हो जाएंगे, और रेडिएट होंगे या फिर एब्जॉर्ब होंगे तो वहां पे एक सुटेबल स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सुटेबल स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक सुटेबल रेंज मिलेगा।
तो यहाँ पे यही चीज कही जा रही है कि ये स्पेक्ट्रम क्या करेगा, ये स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम will serve as a finger point of the molecule and allows chemists to identify chemical species। ठीक है, समझ में आई। इसी स्पेक्ट्रम की हेल्प से वो हम मॉलिक्यूल क्या है, फिंगरप्रिंट ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का जो ढांचा है वो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और इसी से जो केमिस्ट होते हैं वो अपनी केमिकल स्पीसीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जीज को बता सकते हैं, एंड स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। जैसे एनएमआर है, तो एनएमआर में आपकी क्या की जाती है, जो कार्बन के अराउंड कितने आपके हाइड्रोजन है, ये सब इंफॉर्मेशन, केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है ना, उसको स्टडी करना। केमिकल इन्वायरमेंट मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर एटम के अराउंड कितने आपके वो इन्वॉल्व है, क्या कहते हैं, आपके किस टाइप के एटम्स इन्वॉल्व है, किस टाइप के आपके मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसकी स्टडी यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, अब इस इंटायर जो फिनोमेना होता है इज गवर्न्ड बाय द क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, a concept rooted in quantum mechanics and demonstrate through the wave particle duality of radiation। क्या क्लियर है? स्टेटमेंट बस यही कह रहा है कि ये पूरी जो प्रोसेस है ये क्वांटाइज नेचर का है। क्या हमने अभी देखा ना कि जो ईएमआर होगी वो क्वांटम के नेचर की होगी, यानी कि वहां पे उसके पास एनर्जी एच न्यू होगी। तो क्वांटाइज्ड नेचर यहाँ से वही चीज कह रहा है कि उसकी एनर्जी कहाँ तक लाई कर रही होगी, एच न्यू के अकॉर्डिंग क्वांटाइज्ड नेचर होगी। और ये कहाँ का है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का, जैसा कि हम देख के आ रहे हैं अपने यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, और ये कैसे डिमॉन्स्ट्रेट होती है, थ्रू द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर होगा वहां पे, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक बार पॉज करोगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लिख लोगे। ओके, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में यहाँ से चीजें दी हुई हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगी, और वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे 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 वेव ट्रांसफर हो रहा होगा, वेव मोशन कर रहा होगा, यानी कि दोनों के बीच, दोनों वेव्स के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो आपका कितना हो रहा होता है, वो आपकी 90 होती है। वो म्यूचुअली एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, बट हम ईएमआर को यहाँ से अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।